इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से नमन करता हूं। आपका इस महाविद्यालय में अभिनंदन करता हूं। मेरा दायित्व है हर साल जो नई छात्राएं आती हैं उनको मैं उनका दायित्व बोध कराऊं। ऐसा नहीं हो चले थे हरि भजन को पाछे अटक्यो चीत, सिख शाखा बहुते किए कासो कियो नमीत। घर से निकले थे उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए और बीच में बहुत सारे शिष्य बन गए, मित्र बन गए और उन्हीं में ही हमारा मन लग गया और अपने लक्ष्य को ही भूल गए। लक्ष्य को कौन भूलता है, ये हम पहले अच्छी तरह समझ लें। लक्ष्य को वो भूलता है जिसको ये एहसास नहीं होता है कि आज इस महाविद्यालय में हम हैं तो इसके पीछे किन व्यक्तियों का योगदान है और उनके प्रति मेरा दायित्व क्या है। हमारी माताजी ने गर्भ धारण से लेकर के प्रसव वेदना सहन करने और उसके बाद इतनी छोटी सी बिटिया को किस तरह लालन पालन करते हैं। वो बीमार पड़े तो रात रात भर जगना, उसकी जरा से रोने पर माँ एकदम दौड़ी चली आती है। अब वो बच्ची बोल नहीं पाती है, लेकिन माँ का ममत्व, उसकी संवेदनशीलता वो उसको बता देती है कि मेरी बिटिया को क्या तकलीफ है। प्यास लगी है, भूख लगी है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, क्या है। वो यहाँ आकर उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए अपनी समस्त शारीरिक मानसिक शक्तियां व समय झोंक देगी, ताकि ऐसा न हो कि कल उनकी अपेक्षाओं में पर मैं खरी नहीं उतर पाऊं और उनको दुख हो। जिस पिता ने खून पसीना एक करके हमें इतनी सुविधाएं दी, इतने अच्छे महाविद्यालय में हमें प्रवेश दिलाया, उसकी भी कुछ अपेक्षाएं। आज तक जितने टीचर्स ने हमें पढ़ाया, समाज के सहयोग से हम जहां पहुंचे हैं, उस समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है, अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व है। जिसको ये दायित्व बोध है वो कभी भी इन व्यर्थ की बातों में न समय गुजारती है, व्यर्थ नहीं गंवाती, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियां व्यर्थ नहीं गंवाती। उनकी मानसिकता में एक पॉजिटिवनेस रहता है, हर परिस्थिति में ढलने का मादा होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जिस व्यक्ति में हर परिस्थिति में ढलने का मादा है वो सदैव सुखी रहेगा और निरंतर प्रगति करता रहेगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम विचलित न हो, क्योंकि परिस्थितियां जीवन में बदलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो जीवन ही क्या जिसमें उतार चढ़ाव न हो। जब दुख आते हैं तभी जब हमें थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो हमें महसूस होता है कि हाँ ये सुख है। अगर दुख नहीं देखा है, सुख की भी अनुभूति नहीं होगी। जिस व्यक्ति के पास जितना व्यस्त जीवनचर्या है जिसकी, उतना ही ज्यादा वो अपने समय का सदुपयोग करता है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। जैसे सीमित मात्रा में पैसा है
तो आदमी सोच समझ के खर्चा करेगा, जरूरी चीजें ही खरीदेगा, व्यर्थ की लग्जरीज पे खर्चा नहीं करेगा। जो उसके जीवन को, उसके शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वही खरीदेगा। और इस महाविद्यालय में आपके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए जो कुछ आवश्यक सुविधाएं हैं और जिस प्रकार का माहौल चाहिए, पूरी स्वतंत्रता आपको महाविद्यालय में और छात्रावास में मिलेगी, लेकिन स्वच्छंदता के भी सहन नहीं होगी। मर्यादित व्यवहार। श्रद्धेय गुरुदेव कहते थे, बेटा मन में नम्रता रख के मृदु और शालीन वाणी बोलोगे तो कभी भी जीवन में कहीं भी जाओगे कुछ गंवाओगे नहीं, हमेशा पाओगे। हमेशा कहते थे, प्रेम में पाएंगे, विरोध में गंवाएंगे। और मैं देखता हूं 12वीं कक्षा से जब मेरे बच्चे बच्चियां निकलते हैं, मैं उनको समझाता हूं कि अब जब कॉलेज में जाएं, सीनियर्स गेट के बाहर ही झुंड में खड़े रहते हैं, वो आपको तरफ देखे चाहे न देखे, आप उनको विश करें। उनको क्या चाहिए भाई, आप उनसे जूनियर हैं, आप उनको उचित सम्मान दें। जब आपने सम्मान दे दिया तो बात खत्म। फिर वही सीनियर्स आपको हर प्रकार से सहयोग करते हैं, लाइब्रेरी से, लेबोरेटरी से जो कुछ आपको चाहिए दिलाते हैं, और कहते हैं कोई कुछ भी बोले ना, आपको बोलना मैं फला नेता का आदमी हूं, तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? अरे हमने जब उनको अपना वरिष्ठ मान लिया, उचित सम्मान दिया, तो झगड़ा ही खत्म हो गया ना। झगड़ा वहां होता है जब हम अकड़ जाते हैं, उनको हम अपना वरिष्ठ नहीं मानते, उचित सम्मान नहीं देते, तो वो हमें सिखाने के लिए फिर इस तरह का प्रताड़ना और तरह तरह से हमें एक दहशत में रख करके, हमारे अंदर भय पैदा करके अपने प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सिखाते हैं। लेकिन जब हम पहले ही कर चुके तो अब क्या करेंगे वो? अब तो उनके पास यही विकल्प रहता है कि अब इनको हमें सहयोग करना है, क्योंकि आगे हमें इन्हीं के वोटों से तो फिर से नेता बनना है। जिन बच्चों ने इस बात को हृदयंगम किया, उन बच्चों का न तो कॉलेज में कभी रैगिंग हुआ, और आज जहां भी वो कार्यरत हैं, सिर्फ इस एक मूल मंत्र के कारण वो बोलते हैं, भाऊ हमें पूरा, हमारा ऊपर के अधिकारी वर्ग या हमारे नीचे जो हमारे मातहत हैं, कार्य कर रहे हैं, सबका हमें इतना सहयोग और प्यार मिलता है कि हमें महसूस नहीं होता है कि हम घर से दूर हैं। ये जो हमारे अंदर एक आदत पड़ जाती है सबके साथ सम्मान पूर्वक, विनम्र और शालीन व्यवहार करने की, तो वही तो लौट कर हमको मिलने वाला है। हम किसी का अपमान करते रहेंगे, दूसरे की टोपी उतारेंगे, तो हमारी टोपी कब तक सलामत रहेगी भाई? कभी नहीं। ये प्रकृति का नियम नहीं है, समाज का नियम नहीं है। इसीलिए आप यहां आई हैं, सबसे पहले रोज अपने माता पिता के कष्टों को और उनकी अपेक्षाओं को, और आज तक जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने हमें पढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया है, उनके प्रति हमें सम्मान है, और उनकी अपेक्षाओं पर भी हम जब खरे उतरेंगे तो ये सब कितने प्रसन्न होंगे। हालांकि हमसे कुछ भी रिटर्न वो नहीं चाहते, वो तो सिर्फ देखना चाहते कि हमारी बिटिया किसी अच्छे पद पर पहुंच गई, किसी अच्छे घर में पहुंच गई और सुखी है।
उनके मन में शांति और संतोष आ जाता है। यदि हम कृतज्ञ हो जाते हैं माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति और अपना दायित्व भूल जाते हैं, फिर हम अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। फिर हम एक जो गलत धारणा है कि कॉलेज में खूब मस्ती करनी है, मौज करनी है, पढ़ाई काहे की। नतीजा ये होता है जैसा हीरो बाबू ने बताया कि हमारा पूरा भविष्य कष्टों दुखों से भरा हुआ अंधकारमय हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है, इसने ऐसे नियम बनाए हैं कि नारी को जरा सी भी गलती क्षम्य नहीं है। उसको पुरुष की गलतियों का खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा और उसके लिए उसको समाज बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करके, कलंकनी कह के समाज के इतने गहन अंधकार में धकेल देता है कि जीवन भर वो उससे उबर नहीं पाती। कई बार आत्महत्या कर लेती हैं, कई बार डिप्रेशन में चली जाती, पागल हो जाती हैं। लेकिन यदि हम पढ़ लिख करके किसी अच्छे पद पर पहुंच जाएं, ये नियम है समाज का, निर्बल को सबल हमेशा दबाता आया है। हमें आज सबल बनना है तो एकमात्र उसका साधन है हमारी पढ़ाई, और पढ़ाई के बलबूते पर और अपने मर्यादित आचरण, हमारी व्यवहार कुशलता के बल पर किसी अच्छे पद पर आसीन हो जाएं और हमें अपने अधिकार मालूम हो, उन अधिकारों का सदुपयोग कैसे करना है ये हमें मालूम हो, तो न समाज में, न ससुराल में, न हमारे कार्य स्थल पर हमें कोई किसी प्रकार से अनुचित तरीके से प्रताड़ित कर सकेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यह महाविद्यालय इसी उद्देश्य के लिए है कि समाज की बिटियाओं को इतना अच्छी तरह से सशक्त बना करके समाज में भेजे कि न सिर्फ वो सदैव सुखी रहें, गरिमापूर्ण ढंग से रहें, सम्मान पाती रहें, और इतनी संस्कारवान हो, उनके व्यवहार से वो छलकता रहे, खुशबू आती रहे। और ऐसे ही माता के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो कितनी संस्कारवान और कितनी उच्च शिक्षित होगी, कल्पना कर सकते, वो राष्ट्र के लिए एक निधि होगी। यदि हमने ये कुछ वर्ष जो हम महाविद्यालय में हैं अपने माँ बाप को भुला करके, गुरुजनों को भुला करके अपना दायित्व न समझा और दिन रात एक करके पूरे जुनून के साथ हमारी समस्त शक्तियां कलाम साहब की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, माननीय अटल जी की तरह अपने लक्ष्य प्राप्ति में नहीं झोंकी, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? इस बात का यदि हम अपने विवेक के तराजू पर तोलें तो हमें महसूस होगा कि ये 4-5 साल यहाँ महाविद्यालय में हमें मस्ती नहीं मारना है, वरना यहाँ पर हमें संयम और साधना में जीवन बिताना है, तपश्चर्या करनी है कि हमारा पूरा जीवन सुख समृद्धि आनंद से भर जाए। समाज में हम रहें तो हमेशा हर जगह हमें सम्मान मिले, प्रफुल्लित रहें, हर प्रकार का सुख समृद्धि आनंद यश हमारे पास हो, ताकि हमारे बुजुर्ग भी हम पर गौरवान्वित हों, हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारी वजह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। और जो माँ पढ़ लिख कर इस तरह उच्च संस्कार और उच्च पद पर पहुंचती है, वो अपने बच्चे को अपने से भी उच्च पद पर पहुंचाएगी और बढ़िया संस्कार देगी। और हमारे अंदर आज जितने भी थोड़े बहुत सद्गुण हैं,
बिटिया वैदेही ने जो बोला वास्तव में मेरे हृदय को छू गया। कितने संस्कारवान परिवार से आई, ये क्या उसकी भाषा थी। इससे मालूम पड़ता है हमारी विचार कैसे हैं, हमारी मानसिकता जैसी होती है वैसे ही हमारे बोल निकलते, वैसी हमारी वाणी होती है। हम सम्मान देना जानते हैं, हमें कहीं भी मिथ्या अहंकार हमारे अंदर नहीं होता है। मैं यही चाहता हूं, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, कितना भी मैं आपको समझाऊं। जब तक आप लोगों में सचमुच ये सब सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश और अपने माता पिता और गुरुजनों को गौरवान्वित करने का जुनून नहीं होगा, ललक नहीं होगी, तो न आप उतनी मेहनत करेंगे, न अपनी समस्त शक्तियां और समय अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए झोंकेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बातें हैं, बातें रह जाएंगी। हम आपको जितने भी आपके गुरुजन हैं मार्गदर्शन दे सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। कोई आपको अपने कंधे पर बिठाकर नहीं ले जा सकता है। कहते हैं ना, विद्या वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ ये भी उतना ही सत्य है कि अपने स्वयं के परिश्रम किए बगैर विद्याधन अर्जित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं था कि कलाम साहब और शास्त्री जी और अटल जी के क्लास में उससे अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उनके पिता कोई बिजनेसमैन था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, संपन्न थे, तो उनके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि हमें कहां पहुंचना है। इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियां और समय व्यर्थ के कामों में गंवा दी, कुछ नहीं बन सके। और इन महापुरुषों के सामने कोई और विकल्प नहीं था आगे बढ़ने का सिवाय पढ़ाई के। इसलिए उन्होंने अपनी समस्त शक्तियां और समय उस लक्ष्य प्राप्ति में झोंक दी और कहां पहुंच गए। हम तो उनसे बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम तो उनसे आगे पहुंच सकते हैं। आज इस राष्ट्र की प्रधानमंत्री एक महिला हैं, इस राष्ट्र पर शासन करने वाली सरकार की प्रधान एक महिला हैं, इस राष्ट्र के मिसाइल कार्यक्रम को चलाने वाली जो हेड हैं वो एक महिला हैं, मिसेस ट्रेसी थॉमस। आज महिलाओं ने क्या नहीं किया, कल्पना चावला और कितने कितने ना फाइटर प्लेन चला रही हैं अभी। हम कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। अपने मन से ये दुर्बलता का विचार निकाल दें और पढ़ाई के समय में यदि हम बाहर से अच्छा दिखना, श्रृंगार के उसमें डूब जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। भगवत कृपा से इस उम्र में हर लड़की को नैसर्गिक सुंदरता इतनी अच्छी है कि लीपापोती की जरूरत ही नहीं है। लीपापोती की जरूरत होती है जब हम अधेड़ अवस्था में पहुंचते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। अभी अगर हम बनाव श्रृंगार करेंगे तो किसके लिए करें, कौन देखे उसको, कौन सराहेगा। कहते हैं ना, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे जब आप अच्छे पद पर पहुंच जाएंगी तो स्वाभाविक है कि आपको लाइफ पार्टनर भी उसी स्टेटस का मिलेगा। दोनों की मिला करके आय इतनी बढ़िया होगी कि आपके घर में सुख, समृद्धि, आनंद की वर्षा होती रहेगी। दोनों को अपनी अपनी गाड़ी होगी, बंगला होगा। आप बड़ों का भी सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, खुद भी आनंद में रहेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ बना पाएंगे। आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई आप देख रहे हैं। तो आपकी ये चंद वर्षों की तपश्चर्या इन 3 पीढ़ियों को सुखी कर देगी। और जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने बच्चों को अपने से बड़े पद पर पहुंचाएंगे, वो बच्चे अपने बच्चों को अपने से भी बड़े पद पर पहुंचाएंगे।
और हो सकता है एक दिन आपके वंशज इस राष्ट्र के कर्णधार बने, इस विश्व में कोई ऐसा काम करे कि पूरे विश्व में उनका नाम हो, नोबेल प्राइज मिले। कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारे अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए हर देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं भारतीय मूल के, वो अपने अपनी जगह पे चमत्कार कर रहे हैं भाई। आपको मालूम है, अभी एक भारतीय ने इतनी बढ़िया चिप बनाई है यूएसए में कि वहां की डिफेंस सर्विस उसको फाइटर प्लेन में लगाने के लिए प्रयोग कर रही है। बिजली का 10वां ऐसा खर्च होगा और काम जो है जो पहले करता उससे 60% ज्यादा करेगी चिप। ये क्या है? प्रतिभा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत डॉक्टर हमेशा भारतीय रहता है। हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं और ये धरा तपोभूमि है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा इस महान भारतवर्ष में जन्म हुआ है। कलयुग बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जब हमारी मानसिकता विकृत हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, तो चारों ओर हमें अवरोध और विकट परिस्थितियां मिलती हैं। लेकिन यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक है, हमारे कार्य मर्यादित हैं, तो हम कहीं भी किसी के साथ न हमारा टकराव होगा, न हमारी शांति भंग होगी और हम अपने लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ते जाएंगे। क्योंकि टकराव में हमारी बहुत सारी शक्ति और समय व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए नम्रता जिसके अंदर है, क्या करना है? कबीर इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल रही है, ज्यों नदी नाव संजोग। हमेशा तो साथ में रहना है भाई। थोड़े समय के लिए आकर मिले हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए नम्रता के साथ चलें ताकि कहीं टकराव न हो। उस समय थोड़े समय के लिए अपने आप को छोटा मान लेना, बिना अपराध के क्षमा याचना कर लेना, ये हमारा बड़प्पन है और हमारी आध्यात्मिक स्थिति कितनी मजबूत है ये दिखाता है। हम अपनी विवेक की नजरों में सही हैं, लोग कुछ भी कहते रहें। हमें अपने मन की शांति और हमारा लक्ष्य प्रिय है, इसके लिए हम कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। यदि हमने क्षमा याचना कर ली तो कौन से छोटे हो गए भाई? ठीक है भाई, आपने जीता, हमने हारा, क्या फर्क पड़ गया? ये सब कुर्बानी वो कर पाएगा जिसके जीवन में दायित्व बोध और अपने लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ निष्ठा होगी कि मुझे वहां पहुंचना है और निश्चित समय में ही पहुंचना है। उसके पास समय कहाँ है और सोचने के लिए और फालतू की बातों में ध्यान देने के लिए, व्यर्थ के दंगे फसादों के लिए, व्यर्थ में झगड़े करने के लिए टाइम नहीं है। न टाइम है न दिमाग में जगह है। 24 घंटे उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचता ही रहता है अपने विषय के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में कि मैं और क्या करूं कि मैं और अच्छी तरह से इस परीक्षा में इतना बढ़िया परिणाम ले आऊं कि मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता खुश हो जाएं कि हाँ, हमारी बिटिया कितना अच्छा पढ़ रही है। और ये हर साल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाता है। और जब हम अंतिम वर्ष में होते हैं तो अपने आप में इतना आत्मविश्वास होता है हमें कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कैसे करेंगे। पहाड़ों को भी हम लांघने की अपने अंदर एक शक्ति महसूस करते हैं। ये कैसे होता है? जब फर्स्ट ईयर से हम इस तरह से अपने स्वाध्याय के ऊपर निर्भर रहते हुए, जो कोचिंग पे निर्भर करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी मेरिट में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोचिंग वाले नहीं मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बच्चियां
मेरिट में टॉपर होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमपी बोर्ड हो। ये दर्शाता है सबसे पहले क्लासरूम में एकाग्रता के साथ सुनना, समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना। पहले तो उसका महत्व है सबसे ज्यादा। जिसने क्लास में ध्यान से सुना, एकाग्रता से, ऐसा नहीं शरीर वहां पर है, मन कहीं और भटक रहा है, ये अपने साथ धोखा कर रहे हैं हम। टीचर तो वही पढ़ाती है सबको एक जैसा, पर क्या बात है कि एक तो फर्स्ट रैंक आती है, दूसरी 30 रैंक पे आती है। कारण यही है कि हमें अपने टीचर के लिए कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है। जिसके प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है उसकी कसौटी है, न सिर्फ हम उसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उसका अपने जीवन में हम पालन भी करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते भी हैं। और जिनको अपने टीचर के लिए श्रद्धा विश्वास नहीं है, वो काहे को उसकी बात सुने भाई, काहे को उसको ध्यान से समझे। अब समझे और सुने नहीं तो प्रश्न कौन करे? प्रश्न वही बच्ची कर सकती है जिसने ध्यान से सुना है, समझा है। ये कसौटी है। और टीचर को खुशी होती है जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उसको अच्छा लगता है कि इसने ध्यान से सुना है, तभी तो प्रश्न पूछ रही है, इसलिए पूछने में मत हिचकिए। इस तरह से दूसरे नंबर पे आपका स्वाध्याय आता है। कोचिंग की बजाय आपको जो उस दिन पढ़ा है उसको फिर से जाकर अच्छी तरह से रिवाइज करें। हमेशा के लिए अच्छी तरह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से मेमोराइज करने का काम जो है वो सवेरे अच्छा होता है। नेचुरल अलार्म है हमारे अंदर, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सोने का समय है। इस समय में जो हम नींद करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। इसके बाद में जो नींद करते हैं उसमें बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। यदि हम 8-9 बजे उठते हैं तो ऐसा लगता है बदन टूट रहा है, भले हमने 12 घंटे नींद की हो। लेट नाइट पढ़ने वाले बच्चों को जो सवेरे 3 बजे 2 बजे सोते हैं, उनकी बैटरी चार्ज नहीं होती पाती है। दिन ब दिन उनकी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, कई बार वो पागल हो जाती हैं। हमारे इधर ऐसे केस हो चुके हैं स्कूल में। इसीलिए उस नेचुरल अलार्म को, उस रूटीन को, उस नेचुरल क्लॉक को हम अपनी तरफ से अस्त व्यस्त न करें, तो हम अपने जीवन में सवेरे उठ करके जो भी पढ़ेंगे इतनी एकाग्रता जमती है, शांति होती है, सत्व गुण रहता है। इसलिए तो योगी महात्मा सवेरे उठकर ध्यान करते हैं। हमें भी जब एकाग्रता जमती है तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद जी जब पढ़ते थे इतनी एकाग्रता से पढ़ते थे कि अपनी तन मन की सुध बुध भूल जाते थे। इसीलिए एक बार जो पुस्तक उन्होंने पढ़ ली, फिर वो जीवन भर उनको याद रहता था कि कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है। ये सब एकाग्रता का चमत्कार है, और ये सब चमत्कार करने की क्षमता भगवान ने हमको भी दी है। जरूरत है स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार बनने की, सांसारिक आसक्तियों और प्रलोभनों से और द्वेष और राग से अपने आप को दूर करके अपने मन में यदि शांति हम ले आए तो एकाग्रता भी होगी। अन्यथा उस समय वो सब बातें याद आती रहेंगी, हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तो याद कैसे होगा। समय अनुमति नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं पहली बार में जो आवश्यक बातें थी, मेरा दायित्व था, मैंने आपके चरणों में रख दी हैं। अब आपको क्या करना है? मैंने अपना दायित्व निभाया है, अब आप उसको किस तरह रिसीव करती हैं, किस तरह आत्मसात करती हैं, किस तरह अपने जीवन में उसको उतार करके आगे बढ़ती हैं या आपस में लड़ती हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है और आगे आपका भविष्य निश्चित यही बात करेगी। इसलिए कृपया बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एकांत में बैठ करके इन सब बातों को अपने विवेक की तराजू में तोलिएगा।
यदि आपका विवेक कहे कि नहीं ये जरूरी सही बात है, हमें करना चाहिए, हमारा दायित्व है, हम आए काहे के लिए यहाँ पर, तो करिए। क्योंकि आज देख रहे हैं इतनी बीमारियां हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं। मैं अभी 2 अक्टूबर को गया इंदौर में, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ है, वहां 150 बिटियाएं, बहुत सुंदर, लेकिन नेत्र ज्योति नहीं है। कल्पना करें हम, भगवान ने हमको सुंदर आंखें दी हैं, शरीर ऐसा स्वस्थ और बिना अपंगता के हमें दिया, कितनी भगवान की कृपा है। इतने अच्छे माता पिता मिले जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर ऐसे महाविद्यालय में भेजा, कितनी भगवान की कृपा है। और ऐसे महाविद्यालय में आकर के आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है माँ जी की तरफ से, हृदय संत जी की तरफ से। अब आपको अपने ऊपर आशीर्वाद करना है कि अपने विवेक के अनुसार इन बातों को आत्मसात करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने बुजुर्गों को, अपने गुरुजनों को और अपने जीवन को और आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी सार्थक बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं फिर से आपका इस सत्र में अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल सुख समृद्धि आनंदमय भविष्य की और जीवन के अंतिम पड़ाव तक ये आनंद बढ़ता रहे, इसकी मंगल कामना करता हूं। और जब यहां से जाएं तो परम आनंद में लीन हो जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उसका अंतिम लक्ष्य तो वही है, लेकिन अभी उसको हम नहीं कह रहे हैं आपको, जो आपके करने योग्य सामने है, अब सिर्फ वही बताया है। जब वो समय आएगा तो प्रभु किसी न किसी रूप में आपको वो भी मार्गदर्शन देगा, यदि आप में सचमुच अपने जीवन को सार्थक करने की ललक है। धन्यवाद। वंदे मातरम।